तो चलिए शुरू करते हैं फाइनल प्रिपरेशन सीबीएसई टर्म 2 एग्ज़ाम की। ठीक ना। फाइनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन का पहला वीडियो मैं आपको टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर का जो आपके एग्ज़ाम में आ रहे टर्म 2 की अकॉर्डिंग हर एक चैप्टर के टॉपिक के लिए मैं रिवीजन करवाऊँगा। फाइनल प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट नोट्स विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊँगा। बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक, जब तक एग्ज़ाम ना हो। हर दिन आपको कोई ना कोई वीडियो जरूर मिलेगा हर एक टॉपिक के। पहला टॉपिक मैं आज लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग की। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सीबीएसई बोर्ड के लिए स्पेशल सीरीज शुरू हो रहा है आज से लेकर जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो तब तक डेली वीडियोस आपके सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट के लिए स्पेशली। ठीक है ना। चलिए हम शुरू करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 वर्ड से बना हुआ है, एक है मैक्रो और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान में एक बात रखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली में 1936 में जो है ये अस्तित्व में आया था। ठीक है ना। 1936 में जब प्रोफेसर जे.एम. कीन्स ने जो है अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। उस बुक में उन्होंने सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ किया था और इसी का कॉन्सेप्ट दिया था उन्हें AD&AS का, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जे.एम. कीन्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या कहा जाता है, फादर कहते हैं, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसकी मीनिंग क्या होती है मैक्रो एक्चुअली में मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद एग्रीगेट्स एंड इशू रिलेटेड टू द इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली में इकोनॉमिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है जहाँ पर पूरी इकोनॉमी को एज ए होल या इकोनॉमी के एग्रीगेट्स का क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। इट इज़ कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी एज अ होल। ये जो है किसी भी इकोनॉमी के एग्रीगेट आउटपुट का या जनरल प्राइस लेवल का डिटर्मिनेशन करता है। उस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कितना होगा, आउटपुट क्या होगा, जनरल प्राइस क्या होगा, इस बात के बारे में जो पूरी कंट्री से रिलेटेड होता है, कंट्री के हर एक के सिटीजन से रिलेटेड होता है। कंट्री के जो मेन प्रॉब्लम्स होती है जिसको हम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली नहीं स्टडी कर सकते। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम हो गया, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, बिल्स ऑफ पेमेंट हो गया, गवर्नमेंट बजट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया। इसको हम अलग अलग जो इंडिविजुअली एनालाइज नहीं कर सकते, इन सबको हमें एनालाइज करने के लिए क्या चाहिए, ग्रुप चाहिए। ये एग्रीगेट तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। सो दिट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें फॉर एग्जांपल जिसमें हम एनालाइज पढ़ते हैं किसी प्रॉब्लम इन्फ्लेशन के बारे में, प्रॉब्लम और डिफ्लेशन के बारे में, ये पूरी कंट्री का इफेक्ट करता है। नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट बजट के बारे में, एम्प्लॉयमेंट, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरी इकोनॉमी को रिलेट करती हैं। ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पढ़ा जाता है, सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है इकोनॉमिक्स, जैसे कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मैटर की अगर बात करें तो इसके सब्जेक्ट मैटर पॉइंट टू पॉइंट है। सबसे पहले ये भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं इसको। इसमें है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। और इसमें क्या क्या आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किस तरह से डिटर्मिन किया जाता है एक इकोनॉमी में, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, किसी भी कंट्री में नेशनल इनकम किस तरीके से डिटर्मिनेट करते हैं, क्या होता है, किस तरह से ये इसके मेथड के बारे में पढ़ते हैं, इन सब चीज़ें इसके अंतर्गत आता है। जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम, मतलब डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना अलग अलग मेथड से, बाय डिफरेंट मेथड, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइसिंग। इन जनरल प्राइसिंग we study to the problem of related to inflation, deflation, excess demand, deficient demand and also इसके प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ मनी के अकाउंट में हम क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी एंड बैंकिंग एंड इट्स इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी में मनी का क्या रोल है, बैंकिंग का रोल है, मनी एंड बैंकिंग किस तरह से फंक्शन करती है, इकोनॉमी को किस तरह से ऑपरेट करती है, इकोनॉमी में किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिमिटेशंस क्या है। ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब इंटरनेशनल के साथ हमारा ट्रेड किस तरह का है,
इंटरनेशनल ट्रेड में हम क्या क्या करते हैं, जिसमें आ जाएगा आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट आ जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है? स्कोप का मतलब होता है कहाँ कहाँ ये जो है यूज़ होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप की अगर बात करें, ये है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। किसी भी कंट्री के नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स को कैलकुलेट करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसी में इसकी स्टडी की जाती है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो कुछ भी है, चाहे फुल एम्प्लॉयमेंट हो, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट हो, अनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट हो, इसका डिटर्मिनेशन किस तरह होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम यहीं पर पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा जाता है। थ्योरी ऑफ मनी, जैसे कि मैंने आपको सब्जेक्ट मैटर में बताया था, मनी से रिलेटेड हर चीज़, चाहे मनी हो, मनी का फंक्शन हो, बैंकिंग का फंक्शन हो, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग अध्ययन करते हैं, ठीक है, चाहे वो क्रेडिट क्रिएशन हो, क्रेडिट कंट्रोल हो। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और उसको किस तरह से ये जो है इकोनॉमी में आता है, किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही स्टडी किया जाता है। रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट में कौन कौन से कंपोनेंट्स है, गवर्नमेंट बजट से इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होता है, इसके कौन कौन ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमी को गवर्नमेंट बजट से क्या क्या मिलता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी यहीं एनालाइज किया जाता है। एंड लास्ट है एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपको पता है एक्सचेंज रेट और बैलेंस रेट के एक्चुअली में क्या होता है, ये होता है फॉरेन ट्रेड का पार्ट, क्योंकि जब फॉरेन ट्रेड होगा दैट मीन्स जब एक्सपोर्ट होगा और इम्पोर्ट होगा तभी फॉरेन एक्सचेंज रेट और जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इनकी ये सब जो है रिलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या क्या है। जिस तरह से हमने इसके स्कोप को देखा, उसी तरीके से सिग्निफिकेंस को भी पढ़ना जाता है कि इसका क्या है। सबसे पहली बात तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी इकोनॉमी का डिस्क्रिप्शन होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ही एक इकोनॉमी को जो डिस्क्राइब करता है, चाहे इसमें आपका एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम आ जाए, इसमें स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए, इसमें गवर्नमेंट बजट आ जाए, ये पूरे के पूरे एक इकोनॉमी को डिस्क्राइब करता है, इकोनॉमी को साथ लेके चलता है। साथ ही साथ रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी किसी कंट्री का ग्रोथ किस तरह से होगा, डेवलपमेंट किस तरह से होगा, इस पूरे का रोड मैप आपको ऑलरेडी बता देता है। क्यों? क्योंकि किसी कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड करता है उस कंट्री के जीडीपी का, उस कंट्री के एम्प्लॉयमेंट लेवल का, उस कंट्री के गवर्नमेंट बजट का। ये तीनों चीज़ें जब आपस में मिलकर काम करेगी तभी उस कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ही वो जरिया है जिसके ज़रिए हम जो है किसी कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार कर सकते हैं, किस तरह से जो है डेवलपमेंट करेंगे, किस तरह से जो हम ग्रोथ करेंगे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी में आने वाले इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को किस तरह से दूर करें, और उसको दूर करते किस तरह से इकोनॉमी को जो है स्टेबिलिटी में लेके आए, इकोनॉमिक जिससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा वेरिएंस ना है, इस चीज़ के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ता चलता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाले टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें एक्चुअली में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में जो पता चलता है कि किस तरह से आता है, किस तरह से हम महंगाई, किस तरह से मंदी को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। किसी भी कंट्री का बीओपी कितना, बीओपी का मतलब ये होता है, यहाँ पर इससे भी पता चलता है किसी कंट्री का जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितना है। हमेशा ये माना जाता है कि किसी कंट्री का एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा उस कंट्री का डेवलपमेंट उतना ही अधिक होता है, ठीक है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ही में इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। कंट्री के स्टेटस के बारे में बताता है कि इंटरनेशनल ट्रेड किस तरीके का है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में बताता है कि हमारे कंट्री के फेवर में है या इन फेवर में है, कितना है, कितने तरीके से हम जो है अपने मनी का जो है फॉरेन एक्सचेंज की एज ए यूज़ कर सकते हैं, हमारी मनी की वैल्यू क्या है फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से, इन सब के बारे में पता चलता है। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही कंट्री की पॉवर्टी कितनी है, पॉवर्टी के कौन कौन से रीजन्स है, पॉवर्टी के कौन कौन कॉजेज़ है, पॉवर्टी को किस तरह से दूर किया जा सकता है, प्लस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन किस तरह से होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का हमारी इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस इफेक्ट को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी
हम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स ही हमें इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और लास्ट है पॉलिसी फार्मूलेशन। किसी भी कंट्री के पॉलिसी फार्मेशन के लिए एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स ही वो जरिया है जिसके जरिए हमें इकोनॉमी के हर एक पॉइंट के बारे में जानकारी मिलती है कि हमारा एडी कितना है, एएस कितना है, हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल कहाँ तय होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है, बजट कितना होना चाहिए, बजट जो है हमारा किस तरह का होना चाहिए, डिफिसिट होना चाहिए या फिर बैलेंस होना चाहिए, सरप्लस होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हमें पूरी जानकारी जो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में मिलती है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, इंपॉर्टेंस है हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में पढ़ना है, दोनों के बारे में डिफरेंस बताना है आपको। तो जब डिफरेंस बताने जा रहे हैं तो एक तरफ हमने रख लिया माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक तरफ हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट एन इंडिविजुअल लेवल। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमी की प्रॉब्लम को स्टडी करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी के होल प्रॉब्लम यानी कि एज ए होल स्टडी करता है, यानी कि पूरी इकोनॉमी का एक साथ स्टडी करता है। इट डिटरमाइंस द आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फॉर्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल फॉर्म के लिए आउटपुट और इंडिविजुअल गुड्स की प्राइस लेवल की बात करता है, जबकि ये जो है एग्रीगेट आउटपुट और जनरल प्राइस लेवल की बात करता है, पूरे कंट्री के आउटपुट की बात करता है। ठीक है ना, यानी कि पूरी कंट्री की बात होती है तो एज ए होल हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। इसका जो मेन टूल है वो है डिमांड एंड सप्लाई, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन टूल्स है वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है। ध्यान में ये रखना है, इट एज्यूम ऑल द मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल एंड आर कांस्टेंट। ये मान के चलता है कि यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट होंगे, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये माना जाता है कि यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे वेरिएबल क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन चीज़ का, जैसे हम इस पर एनालाइज करेंगे, एक कंज्यूमर बिहेवियर का, एक प्रोड्यूसर के बिहेवियर का, प्राइस ऑफ अ गुड, एक गुड का प्राइस किस तरह से डिटर्मिनेट होता है। ठीक है ना, एक फर्म किस तरह बिहेवियर करता है, डिमांड क्या है मार्केट की, सप्लाई क्या है मार्केट की, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर नेशनल इनकम कितना है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या नहीं है, इकोनॉमी में डिफ्लेशन क्या है, ठीक है ना, गवर्नमेंट बजट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, इन सब चीज़ों के बाद जो कि पूरी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, मेरे ख्याल से वीडियो को पसंद आया होगा, आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। इसी तरह डेली वीडियोस के लिए जब तक आप पेपर ना हो बने रहिए। थैंक यू।